Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. Subject offered by Gujarat Technical University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, student should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about measurement of workability. In last lecture, we have also discussed about slump test. So let us start with quick revision of slump test. सो कॉन्क्रीट स्लम्प है उसका यूज़ हम यानी कि कॉन्क्रीट कॉन टेस्ट और कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट उसका यूज़ हम वर्केबिलिटी मेज़र करने में करते हैं और उसको कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्क्रीट भी बोला जाता है। सो ये जो टेस्ट है कॉन्क्रीट कॉन टेस्ट उसका अब यूज़ वाइडली हो गया है फॉर चेकिंग ऑफ वर्केबिलिटीज ऑफ कॉन्क्रीट। So this slump is carried per procedure mentioned in ASTM C143 in United States, IS 1199/1959 in India, and EN 123502 in Europe. Generally, concrete slump value is used to find workabilities, which indicates the water cement ratio. वो प्रॉपरली एक वाटर सीमेंट रेशियो इंडिकेट करता है, बट उसमें कई सारे फैक्टर है वो इंक्लूड है, लाइक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, मिक्सिंग मेथड, कौन सी मेथड से आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हो, डोसेज, कोई भी एड मिक्सचर्स का आपने डोसेज उसमें ऐड किया है तो उसका डोज है वो कैसा रखा है, कितना रखा है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, उसके ऊपर भी वर्केबिलिटी है वो निर्भर होती है। यानी कि कंक्रीट स्लम्प वैल्यू उस सभी के रिस्पेक्ट में आती है और वो सभी प्रॉपर्टीज़ है वो उसको इफेक्ट करती है। फैक्टर दिए गए थे कि कौन से फैक्टर है कंक्रीट स्लम्प टेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें देखा था हमने, एक तो मटेरियल है उसकी प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसकी केमिस्ट्री, देन फाइननेस, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल, उसका साइज एग्रीगेट साइज, टेक्सचर, कंबाइंड ग्रेडिंग, क्लीनलीनेस, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, ये सभी है वो कंक्रीट स्लम्प टेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। दैन केमिकल एडमिक्सचर, डोसेज, उसका टाइप, कम्बिनेशन, उसका इंटरेक्शन, सीक्वेंस ऑफ एडिशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस, ये सभी भी कंक्रीट स्लम्प टेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एयर कंटेंट कितना है कंक्रीट का, कंक्रीट का बेचिंग कैसे हो रहा है, मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मेथड कौन सी है और उसके लिए कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, ये सभी मोस्ट इन्फ्लुएंस फैक्टर है स्लम्प टेस्ट के। तो टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट का टेम्परेचर कितना है, कैसे कंक्रीट का सैंपल ले रहे हो, कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हो, स्लम्प टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हो, एंड द कंडीशन ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट की जो टेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसकी कंडीशन कैसी है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंक्रीट एंड टाइम सिंस द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ द टेस्टिंग, ये सभी इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर है। Equipment required for the concrete slump test: mold for slump test यानी कि slump cone, non porous base plate, measuring scale, tamping rod। सो हमने लास्ट में डिस्कशन किया था, जो कंक्रीट कॉन है उसके हाइट 30 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 20 एंड टॉप इज 10 सेंटीमीटर। टेम्पिंग रोड है, कंक्रीट को टेम्प करने के लिए जो रोड का यूज़ होता है वो 60 mm डायमीटर है और 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है।
सैम्पलिंग ऑफ मटेरियल फॉर स्लम टेस्ट, उसके लिए कोई भी कंक्रीट मिक्स आप ले सकते हो, M15 या कोई और सुटेबल वाटर सीमेंट रेशियो। एंड उसके बाद जो टेस्टिंग हो जाए स्लम टेस्ट, उसके बाद उसका 6 क्यूब बना के उसका टेस्टिंग करना रहता है। प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले जो मोल्ड है उसकी इंटरनल सरफेस को क्लीन करना चाहिए और ऑयल अप्लाई करना चाहिए। देन जो मोल्ड है उसको नॉन पोरस बेस प्लेट है उसमें उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर रखना चाहिए। देन जो भी कंक्रीट आपने प्रिपेयर किया है उसको अप्रोक्सीमेटली 4 लेयर में प्रिपेयर करके प्रॉपरली उसको 25 टाइम्स ईच लेयर को स्ट्रोक करके और आपको सैंपल तैयार करना है और कंक्रीट है उसको कोन में डालना है। देन जो उसका सरफेस है उसको ट्रॉवल का यूज़ करके लेवल करना है और कोई एक्सेस कंक्रीट उसमें है तो वहाँ पे रिमूव करना है। कोई भी मोटर और कोई वाटर लीक हो रहा है बेस प्लेट और स्लम कोन में से, तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। राइज द मोल्ड फ्रॉम द कंक्रीट इमीडिएटली एंड स्लोली इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो कंक्रीट है उसको कंक्रीट मोल्ड है स्लम का जो मोल्ड है उसको स्लोली वर्टिकल डायरेक्शन में राइज करना है। एंड मेजर द स्लम, तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड, हाइट की मोल्ड की जो हाइट है वो और दैट हाइट पॉइंट ऑफ द स्पेसिमेन बीइंग टेस्टेड, यानी कि कंक्रीट है वो कितना नीचे गिरा है और उसकी जो टॉप पार्ट है उसका वहाँ से लेके उसकी हाइट, वो दोनों को मेज़र करना है और दोनों का डिफरेंस है वो निकालना है। 3 तरह के स्लम्प है वो मिलते हैं हमको। सबसे पहला वाला है शियर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प एंड सेकंड कोलैप्स स्लम्प एंड थर्ड वन इज ट्रू स्लम्प। देखते हैं क्विक। कोलैप्स स्लम्प है उसमें कंक्रीट प्रॉपरली पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है। उसका ये होने की वजह कि आपका कंक्रीट है वो टू वेट है, सो ये उसके लिए स्लम टेस्ट है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लिए हमको कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करना चाहिए। शियर स्लम्प में जो कंक्रीट है उसका टॉप पोर्शन है उसमें से वन साइड है वो शियर्स हो जाता है और ट्रू स्लम्प है उसमें बोथ साइड से इवनली वो सबसाइडेंस हो जाता है कंक्रीट, उसको हम बोलते हैं ट्रू स्लम्प। अब यहाँ पे रेंजेस सजेस्ट की गई थी वर्केबिलिटी के लिए एज पर IS 456/2000। बिल्डिंग कंक्रीट सेलो सेक्शन और पेमेंट यूजिंग पेवर, उसमें वर्केबिलिटी होनी चाहिए लो। उसके लिए रिफर नोट 1 स्लम नहीं, उसमें स्लम नहीं चलता है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। इन वेरी लो कैटेगरीज ऑफ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी बाय डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर विल बी मोर अप्रोप्रिएट देन स्लम एंड द वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज 0.75 to 0.80 इज सजेस्टेड। यानी कि वेरी लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करना है और उसमें वैल्यू आनी चाहिए 0.75 से लेके 0.80 के बीच में। मास कंक्रीटिंग, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम्स, वॉल, कॉलम, फ्लोर, हैंड प्लेस, पेमेंट, कैनल लाइनिंग, स्ट्रिप पुटिंग, उसमें लो और स्लम वैल्यू आनी चाहिए 25 से 75। हेवीली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम्स, कॉलम्स एंड वॉल, मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, स्लम वैल्यू 50 to 100। स्लिप फॉर्म टेक्निक, पंप कंक्रीटिंग, मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, वैल्यू आनी चाहिए 75 से 100। ट्रेंच फीडिंग कर रहे हो, कोई ऑन साइट पाइल बना रहे हो, ऑन साइट फील्ड पाइल, उसमें आनी चाहिए हाई, स्लम वैल्यू आनी चाहिए 100 से 150। टर्मी कंक्रीट यूज़ कर रहे हो उसमें डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी आ रहती है अंडर वाटर कंक्रीटिंग में, उसके लिए नोट 2 है उसको रिफर करना है। इन वेरी हाई कैटेगरीज ऑफ वर्केबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी बाय डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो टेस्ट विल बी अप्रोप्रिएट एज पर IS 9103। अब रिकमेंडेड स्लम्प ऑफ वेरियस कंक्रीट वर्क, पेमेंट में मिनिमम 25 मैक्सिमम 50, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर में मिनिमम 25 मैक्सिमम 50, अनरेनफोर्स फुटिंग है तो उसमें मिनिमम 25 मैक्सिमम 75, केसन या कोई ब्रिज डेक बना रहे हो उसमें मिनिमम 25 और मैक्सिमम 75, रेनफोर्स फाउंडेशन है, कोई फुटिंग है और वॉल है उसमें मिनिमम 50 मैक्सिमम 100,
रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब्स और बीम है तो उसमें मिनिमम 30 और मैक्सिमम 125, एंड लास्ट वन इज कॉलम्स, उसमें मिनिमम 75 एंड मैक्सिमम 125। अब आज जो मेन टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे वो है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट फॉर कंक्रीट वर्केबिलिटी। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट इज डेवलप्ड एट द रोड रिसर्च लेबोरेटरी इन यूके, इज मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव देन द स्लम टेस्ट। ये जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है वो सबसे पहले यूके में डेवलप हुआ था, मोर प्रिसाइजली एंड सेंसिटिव देन स्लम टेस्ट, और वो किया था रोड रिसर्च लेबोरेटरी ने यूनाइटेड किंगडम में। It is particularly useful for concrete mixes of very low workability as are normally used when concrete is to be compacted by vibrations, such as concrete may constantly fail to slump। ये जो पर्टिकुलर ये टेस्ट है वो जहाँ पे लो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की, और कंक्रीट को जहाँ पे प्रॉपरली वाइब्रेट करके हमको कॉम्पैक्ट करना रहता है, जहाँ पे कंक्रीट है वो कंटिन्यूसली स्लम टेस्ट में फेल रहता है, वहाँ पे हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ compaction achieved by the standard amount of work done by allowing the concrete to all through a standard height। उसमें से जो कंक्रीट है उसका यहाँ पे मेन प्रिंसिपल क्या है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को कैसे मेज़र करते हैं कि कंक्रीट को हम एक प्रॉपरली एक हाइट से उसको वहाँ से फॉल कराते हैं और उसमें वो कितना कॉम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू मैनुअल कॉम्पैक्शन। सो द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कॉल्ड द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज मेजर्ड बाय द डेंसिटी रेशियो। यहाँ पे डेंसिटी रेशियो निकाल के हम उसकी जो वैल्यू है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसमें जनरली कौन सा रेशियो लिया जाता है, तो रेशियो में है द रेशियो ऑफ द डेंसिटी एक्चुअली अचीव्ड इन द टेस्ट टू डेंसिटी ऑफ सेम कंक्रीट फुली कॉम्पैक्टेड। यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं, किसका रेशियो, एक तो कंक्रीट को हम ऊपर से फॉल कराते हैं, वो पार्शियली उसमें कॉम्पैक्ट होता है, और दूसरी बार हम क्या करते हैं कि कंक्रीट को हम मैन्युअली फुली कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ये दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। एपरेटस में देखते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ट्रॉवेल्स, हैंड स्कूप 15.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, a rod of steel or other suitable materials, वो है 1.6 सेंटीमीटर डायमीटर और 61 सेंटीमीटर लॉन्ग, राउंडेड एट वन एंड एंड द बैलेंस। सैम्पलिंग के लिए कंक्रीट मिक्स इज प्रिपेयर्ड एज पर मिक्स डिजाइन इन द लेबोरेटरी। ये है हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस। सो यहाँ पे आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग करना है कि सबसे ऊपर वाला जो ओपर है उसको बोलते हैं हम अपर ओपर, दूसरा वाला है उसको हम बोलते हैं लोअर ओपर, और लास्ट वन वाला जो नीचे है वो है सिलेंडर, और उसके नीचे उसका है बेस। तो सबसे पहले हम एज पर द मिक्स डिजाइन और एज पर कंक्रीट मिक्स, तो आप कोई भी ले सकते हो, कंक्रीट को सबसे पहले अपर ओपर में डालना है, और अपर ओपर का जो बेस है उस पर एक शटर रहता है, उसको ओपन करना है। सबसे पहले वो कंक्रीट उसमें फुली डाल के सरफेस लेवल करके आपको वहाँ से जो बॉटम का जो शटर है उसको ओपन करना है। तो आपका जो कंक्रीट है वो लोअर ओपर में फिल होगा,
उसके बाद जो लोअर होपर है उसका जो बॉटम का शटर है उसको ओपन करके जो सिलेंडर है उसमें पार्शियली फिलअप होने देना है। और उसके बाद जो बॉटम वाला सिलेंडर है उसको वहाँ से निकाल के उसको मेज़र करना है और उसको बोलना है W। उसके बाद जो सिलेंडर है उसको एम्प्टी करके दूसरी बार अप्रोक्सीमेटली 4 लेयर में कंक्रीट को फिलअप करना है और उसको अपने जो अप्रोक्सीमेटली 4 लेयर में वो कंक्रीट है वो फिलअप किया है उसको टेम्पिंग रोड का यूज़ करके प्रॉपरली 4 लेयर में टेम्पिंग करके उसका दूसरी बार वेट लेना है, उसको बोलना है W1। So let us see the procedure of compacting factor test. First one, place the concrete sample gently in the upper hopper to its brim using the hand scoop and level it. सबसे पहले जो अपर ऊपर है उसमें कंक्रीट डाल के प्रॉपरली सरफेस लेवल करना है। देन कवर द सिलेंडर है उसको कवर करना है। उसके बाद ओपन द ट्रैप डोर एट द बॉटम ऑफ द अपर हॉपर सो दैट कंक्रीट फॉल इनटू द लोअर हॉपर। सो उसके बाद जो बॉटम पार्ट में उसका ट्रैप डोर दिया गया है उसको ओपन करना है। सो कंक्रीट है वो लोअर हॉपर में फॉल होगा। पुश द कंक्रीट स्टिकिंग ऑन इट्स साइड्स जेंटली विद द रॉड। अपर हॉपर में जो उसकी अपर हॉपर की इंटरनल जो सरफेस है उसमें कंक्रीट जो भी स्टिक हुआ है उसको स्लाइडली रोड का यूज़ करके नीचे वाला जो हॉपर है उसमें पुश करना है। देन ओपन द ट्रैप डोर ऑफ द लोअर हॉपर एंड अलाउ द कंक्रीट टू फॉल इनटू द सिलेंडर बिलो। देन जो लोअर हॉपर है उसका ट्रैप डोर ओपन करके कंक्रीट को नीचे फॉल कराना है। कट ऑफ द एक्सेस ऑफ कंक्रीट अबव द टॉप लेवल ऑफ सिलेंडर यूजिंग ट्रॉवेल एंड लेवल इट एंड देन क्लीन द आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद सिलेंडर की जो आउटसाइड है उसको क्लीन करना है। देन वेट द सिलेंडर विथ कंक्रीट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। दिस वेट इज नोन एज वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। सो उसमें हमने W कहा था, इसमें आप W1 भी लिख सकते हो, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जो निचले वाला जो सिलेंडर है उसका प्रॉपरली वेट करके उसको नोटेशन देना है W1 यानी कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। एंड देन एम्प्टी द सिलेंडर। उसके बाद जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसको एम्प्टी करना है सिलेंडर में से एंड देन रिफिल इट विद द सेम कंक्रीट मिक्स इन लेयर अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर डीप, each layer being heavily rammed to obtain full compaction। each layer को properly rammed करना है by using of tamping rod and the surface of the concrete is then leveled। weigh the cylinder with fully compacted। then सबसे पहले हमने जो W1 लिया था वो था पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। देन अभी ये दूसरा वाला जो है सिलेंडर हमने प्रिपेयर किया है वो है फुली कॉम्पैक्टेड। दिस वेट इज नोन एज द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट W2। फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर W। अब इसमें क्या रहता है कि टेस्ट की शुरुआत में आप जो एम्प्टी सिलेंडर है निचला वाला उसका आप एम्प्टी वेट सबसे पहले कर सकते हो, या आपने वेट नहीं लिया है तो ये टेस्ट हो जाने के बाद लास्ट में भी आप जो सिलेंडर है एम्प्टी सिलेंडर उसका वेट कर सकते हो। सो उसको देना है W। द टेस्ट इज सफिशिएंटली सेंसिटिव टू एनेबल डिफरेंस इन वर्केबिलिटी arising from the initial process in the hydration of cement to be measured। so properly क्या करना है कि जो वर्केबिलिटी है उसका डिफरेंस निकालने के लिए प्रॉपरली जब आप सीमेंट और वाटर को जब मिक्स करते हो तो उसका
हाइड्रेशन है वो भी आपको मेजर करना है इनिशियल प्रोसेस के लिए। ईच टेस्ट therefore should be carried out at a constant time interval after the mixing of completed if strictly comparable result are to be obtained। आपको कोई कंपेरेबल रिजल्ट्स अचीव करना है तो प्रॉपरली फिक्स इंटरवल पे कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे आपको टेस्टिंग करना है। Convenient time for the releasing the concrete from the upper hopper has been found to be 2 minutes after the completion of mixing। यानी कि जब आप कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने से लेके जो आपका हॉपर है अपर हॉपर उसमें कंक्रीट फिल करने का उसकी ये दो प्रोसेस के बीच का जो टाइम है वो 2 मिनट का रहना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब वाटर और सीमेंट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन की यानी कि हार्डनिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। इसलिए तो कंपैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। यानी कि कंपैक्शन फैक्टर्स जो है वो है रेशियो बिटवीन पार्शियली कॉम्पैक्टेड टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इट शैल नॉर्मली टू बी stated to the nearest second decimal place। सो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो आपको सबसे पहले पार्शियली कॉम्पैक्टेड वैल्यू जो मिली थी उसमें से एम्प्टी जो सिलेंडर की वेट है उसको निकाल देना है और उसके बाद जो फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसकी जो वैल्यू आई थी उसमें से जो एम्प्टी सिलेंडर है उसकी ये जो वैल्यू है उसको भी उसमें से निकाल देना है। अब दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो बिटवीन पार्शियली कॉम्पैक्टेड एंड फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। रिजल्ट ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर। compaction factor of the concrete, the compaction factor values ranges from 0.7 to 0.95. This one is the method of calculation. So compacting factor is equals to weight of the partially compacted concrete to the weight of fully compacted concrete. यहाँ पे कंसिस्टेंसी दी गई है और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर दिया गया है। वेरी ड्राई कंसिस्टेंसी में कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू आती है 0.70, वेरी हार्ड में 0.78, हार्ड में 0.85, प्लास्टिक हार्ड में 0.89, प्लास्टिक में 0.92, लिक्विड में 0.95 एंड हाई लिक्विड में 1। Then slump, compacting factor and degree of workability of concrete with 20 mm और 40 mm size of aggregate। सबसे पहले कंक्रीट में डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो वेरी लो है उसमें स्लम्प आएगा 0 से 25। सो उसके लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आएगा स्मॉल एपरेटस में 0.78 एंड लार्ज में 0.80। यूज ऑफ विच कंक्रीट इज सूटेबल, जो कंक्रीट है वो कहाँ पे सूटेबल रहेगा ये सब कंडीशन में। रोड्स वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन्स। सेकंड वन, लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्लम है 25 to 50, उसमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आएगा 0.85 से लार्ज एपरेटस में 0.87। सो कंक्रीट है उसका यूज रोड्स वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स, मास कंक्रीट फाउंडेशंस विदाउट वाइब्रेशन वहाँ पे यूज होगा। थर्ड वन है मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सो स्लम्प वैल्यू इज 50 to 100 और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज 0.92 to 0.935। जो कंक्रीट है उसका यूज हम नॉर्मल रेनफोर्स कंक्रीट, मैन्युअली कॉम्पैक्टेड और हेवी रेनफोर्स कंक्रीट विद वाइब्रेशन। तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज वेरी हाई, जहाँ पे स्लम्प रहेगा 100 to 175, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर रहेगा 0.95 एंड लार्ज एपरेटस में 0.96। और कंक्रीट है वो फॉर सेक्शन विद कंजेस्टेड, जहाँ पे कंजेस्टेड एनफोर्समेंट है वहाँ पे आप ये कंक्रीट का यूज़ कर सकते हो। सो दिस वन इज़ द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में
इजीली आपको ये सबसे पहले जो कंक्रीट है, कंक्रीट को हम पार्शियली कंपेक्ट कराएंगे, वो उसके ओवन फॉल होने के बाद वो वेट आएगा, वो पार्शियली आएगा, और उसमें हम डालेंगे फुली कॉम्पैक्टेड, जो हम मैन्युअली करेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 लेयर में और सिलेंडर में फिलअप करके बाय टैंपिंग रॉड। सो उसका रेशियो निकालेंगे। So let us start quick revision of recommended value as per IS standard of slump. So the suggested ranges of workability of concrete as per IS 456-2000. Building concrete shallow section pavement using pavers where the degree of workability is very low. उसके लिए हमने नोट 1 है वो रिफ़र किया था कि जहाँ पे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है वेरी लो रहती है, वहाँ पे हमको कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का यूज़ करना चाहिए, और उसकी वैल्यूज़ इज़ बिटवीन 0.75 to 0.18. Then mass concrete lightly reinforced section in slab, beams, walls, column, floor, hand placed pavements, canal lining and strip footing where the degree of workability is very low and the value of the slump is 25 to 75 mm. Sorry, 25 से लेके 75 mm. Heavily reinforced section in slab, beams, walls, column where the degree of workability is very medium and the range of slump is 50 mm to 100 mm. The slip form techniques, continuous slip form techniques and pumped concrete where the degree of workability is medium and the ranges of slump is 75 mm to 100 mm. The trench filling और इन situ piling, जहाँ पे कोई साइट पे आप पाइल है वो वहाँ पे बना रहे हो, यानी कि प्रीकास्ट पाइल नहीं है, तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी रहती है वो वेरी हाई रहती है और उसकी रेंज रहती है 100 से 150. दैन टर्मी कॉन्क्रीटिंग, यानी कि अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो कि जहाँ पे टर्मी पाइप का आप यूज़ कर रहे हो, सो वहाँ पे वर्केबिलिटी वेरी हाई रहनी चाहिए, और उसके लिए हमने नोट 2 रिफ़र किया था कि वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए फ्लो टेस्ट करना रहता है. देन रिकमेंडेड स्लम्प फॉर वेरियस कंक्रीट वर्क, पेमेंट में मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर में मिनिमम 25 मैक्सिमम 50, अनरेनफोर्स्ड फुटिंग में मिनिमम 25 मैक्सिमम 75, कैसन्स और बीम ब्रिज डेक है तो वहाँ पे मिनिमम 25 मैक्सिमम 75, रेनफोर्स फाउंडेशन फुटिंग्स एंड वॉल में मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 100, रेनफोर्स्ड स्लैब एंड बीम्स उसमें मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 125, कॉलम में 75 और 125. अब देखते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यूज. Method of calculation. The compacting factor is ratio between weight of partially compacted concrete to the weight of fully compacted concrete. In consistency very dry, compacting factor 0.70, very hard में 0.78, hard में 0.85, plastic hard में 0.89
प्लास्टिक में 0.92, लिक्विड में 0.95 एंड वेरी हाई लिक्विड है तो वहाँ पे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज़ 1। क्योंकि वहाँ पे वेरी हाई लिक्विड पे क्या होगा कि आप पार्शियली यानी कि पार्शियली आप कॉम्पैक्टेड करोगे कंक्रीट का, जो हमने मेथड पहली मेथड में देखा कि होपर में डाल के उसको नीचे फोल्ड करा के जो लिक्विड टाइप का कंक्रीट है उसका जो सिलेंडर में वो कंक्रीट रहेगा उसका वेट आएगा और हम और अप्रोक्सीमेटली लेयर में फिलअप करके जो कंक्रीट को फुली कॉम्पैक्ट करेंगे वो भी लिक्विड टाइप ही रहेगा, यानी कि दोनों का वेट है वो सेम आएगा, तो हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आएगा 1। 10 डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो, उसमें स्लम्प वैल्यू 0 से 25, स्मॉल एपरेटस में 0.78, लार्ज में 0.80, रोड वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन्स, लो में 25 से 50 स्लम्प, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.87 टू 0.85 से 0.87, रोड वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स, मास कंक्रीट फाउंडेशन विदाउट वाइब्रेशन। In degree of workability medium, the ranges of slump 50 to 100, compacting factor 0.92 से 0.935, normal reinforced concrete manually compacted, heavily reinforced concrete with vibration, and degree of workability high where the slump value is 100 to 175 and the compacting factor results is 0.95 in small apparatus and 0.96 in large apparatus, and use of concrete is suitable when for section with congested reinforcement. So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML Gambhir and अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.